हम इस फिल्म की शुरुआत करते हैं आर्थर के परिचय से, जो एक्वामैन के नाम से भी जाना जाता है। हमें पता चलता है कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है। वह अटलांटिस का राजा बन चुका है। उसने मीरा से शादी कर ली है, जो दूसरे राज्य के राजा की बेटी है, और अब उन दोनों का एक बेटा भी है। अब कहानी बदलकर इस फिल्म के खलनायक, जिसका नाम ब्लैक मांटा है, पर आ जाती है। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने हमेशा आर्थर को अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसी कारण से ब्लैक मांटा अब भी आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वह अपने लिए एक विशेष प्रकार का शक्तिशाली सूट बनवा रहा था और वह इसका इंतजार कर रहा था। सूट पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन से लड़ूंगा। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं, जो एक समुद्री वैज्ञानिक भी था, यानी समुद्र के नीचे की दुनिया में शोध कर रहा था। अब वह अटलांटिस पर शोध कर रहा था। उसने अटलांटिस को खोजने और वहां जाने का प्रयास किया और इसे सभी के सामने बाहरी दुनिया में लाने का प्रयास किया, ताकि वह साबित कर सके कि वास्तव में अटलांटिस जैसी दुनिया पाई जाती है। अटलांटिस के इस शोध के साथ वैज्ञानिक एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहां बर्फ में कुछ खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर एक ऑक्टोपस जैसे राक्षस ने वैज्ञानिकों और उनकी टीम पर हमला किया। क्योंकि उसके पास भी बड़े टेंटिकल्स थे, इसलिए वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ वहां फंस जाते हैं। इसलिए वह अपने अन्य साथियों को संकेत भेजता है और मदद मांगता है। फिर उसका एक साथी उसकी मदद करने आता है, यानी ब्लैक मांटा। ये लोग एक साथ काम कर रहे थे। ब्लैक मांटा के आने के बाद वह वैज्ञानिकों और उनके साथियों की जान बचाता है, लेकिन वह खुद यहाँ शोध शुरू कर देता है, जिसके लिए वह बर्फ के नीचे और भी गहराई में जाने लगा। बड़ी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्रीडेंट दिखाई देता है, और अब जैसे ही ब्लैक मांटा टूटे हुए ट्रीडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे उसके असली मालिक कोर्डेक्स की यादें दिखने लगती हैं। वह बहुत बुद्धिमान और भयंकर प्रतीत होता है। वह ब्लैक मांटा की यादों में कहता है कि क्योंकि आपने मेरा टूटा हुआ ट्रीडेंट जोड़ा है, इसलिए अब आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके साथ ही आप अपने दुश्मन एक्वामैन से भी बदला ले पाएंगे और आप जो चाहे कर सकते हैं। अब हमें पता चलता है कि दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और बाढ़ आती रहती है। इसी कारण से बाहरी दुनिया के साथ साथ समुद्री दुनिया में भी बहुत सी कठिनाइयां हो रही हैं। इन सब के कारण समुद्र की प्रजातियां धीरे धीरे मर रही हैं। ये सब देखकर अटलांटिस काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें आर्थर भी शामिल होता है। यहाँ आर्थर सभी परिषदों के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि हमें बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना और बात करनी चाहिए, और हमें अपनी उन्नत तकनीक के साथ साझा करनी चाहिए, ताकि बाहरी दुनिया भी इस तरह विकसित हो सके और फिर वे भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई भी इससे सहमत नहीं होता है। सभी परिषदें कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वहां ब्लैक मांटा का सूट पूरी तरह से तैयार हो गया था, और अब वह किसी भी तरह अटलांटिस में प्रवेश करना और ऑरीचक्लन चुराना चाहता है। अब ऑरीचक्लन अटलांटिस में पाया जाने वाला एक प्रकार का धातु है, जो पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा ऑरीचक्लन के कई फायदे हैं। अब ब्लैक मांटा अपनी टीम के साथ ऑरीचक्लन पाने के लिए अटलांटिस में प्रवेश करता है और वहां हमला कर देता है। अब उसकी तबाही देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मांटा के पास जाती है। क्योंकि उसने यह नया शक्तिशाली सूट पहनकर शक्तिशाली हो गया था, वह मीरा पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। ब्लैक मांटा फिर से मीरा के पास आया। इससे पहले कि वह उस पर फिर से हमला कर सके, आर्थर यहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने अपने दुश्मन ब्लैक मांटा से लड़ना शुरू कर दिया, और इस तरह उनकी एक शानदार लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच ब्लैक मांटा की टीम उसे एक संकेत भेजती है, जिसे उसने समझा कि मेरी टीम को ऑरीचक्लन मिल गया है। उसका मतलब है कि अब वह वापस जा सकता है। इसलिए वह लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल गया। वह सुरक्षित रूप से भागने में भी सफल हो जाता है। मीरा की हालत बहुत खराब थी। जब आर्थर की माँ उनके पास आई, आर्थर की माँ उसे बताती है कि यह सोचने की बात है, यदि ब्लैक मांटा वास्तव में अटलांटिस में ऑरीचक्लन लेने आया था, तो निश्चित रूप से कुछ बुरा होने वाला है। यह सुनकर आर्थर अपनी माँ से कहता है, फिर हमें इस मामले में मेरे भाई ऑरम की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन क्यों? आर्थर जवाब देता है, क्योंकि मेरा भाई ऑरम
अटलांटिस और ओरिचक्लम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे अटलांटिस का पूरा इतिहास पता है। यह सुनकर ऑर्थर की माँ कहती है, लेकिन ऑरम दूसरे राज्य में है, फिशरमैन के जेल में फंसा हुआ है, फिर वह कैसे आ सकता है? जिस पर ऑर्थर जवाब देता है, मैं खुद फिशरमैन राज्य जाऊंगा और ऑरम को जेल से बाहर निकालूंगा। उसने ऐसा किया। वह सीधे फिशरमैन की जेल गया। जल्दी ही उसे ऑरम मिल गया। ऑरम को वहां से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलते, ऑरम को फिशरमैन राज्य के गार्डों ने घेर लिया। ऑरम की हालत अब बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे यहाँ उचित भोजन नहीं दिया जाता था। इसी कारण से उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलता है और समुद्र के पानी ने उसके शरीर को छुआ, वह पहले की तरह स्वस्थ और मजबूत हो गया। उसके पास भी पहले जैसी ही शक्तियाँ थी, इसलिए अकेले ऑरम गार्डों से लड़ता है। वह उन पर हावी हो जाता है। वह सभी गार्डों को एक ही झटके में मार देता है, जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते समय दोनों एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑरम से कहता है, मैं अटलांटिस का राजा बनकर थक गया हूँ, अब मुझे इस काम से बोरियत आ रही है। लेकिन यह सुनकर ऑरम काफ़ी हैरान था। वह आर्थर से कहता है, मैंने भी बचपन में राज्य का सिंहासन पाने के लिए एक राजा बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें वह सिंहासन मिल गया। आपको सिंहासन की परवाह भी नहीं है। यह काफ़ी अजीब और अद्भुत है। इसके बाद दोनों सीधे किंगफिश के पास जाते हैं। उनको ब्लैक मांटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर किंगफिश दोनों को जवाब देते हैं कि आपको ब्लैक मांटा एक द्वीप पर मिल सकता है। द्वीप दक्षिण क्षेत्र में है। और यह सुनने के बाद दोनों भाई उस द्वीप पर जाने के लिए दक्षिण क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन जब वे वहां आते हैं तो देखते हैं कि पूरा द्वीप बदल गया है। ऐसा लगता है कि इसे जलाकर ओरिचक्लम की धुआं फैलाई गई है। इस कारण से यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह से विकृत हो गए हैं। इस कारण से उनका आकार बहुत बढ़ चुका है। यहाँ तक कि चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका आकार एक हाथी जैसा लगता है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक को दिखाया गया है जो ब्लैक मांटा की जगह पर है। यहाँ जब वैज्ञानिक टूटे हुए ब्लैक ट्रिडेंट को देखता है तो वह बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता है। और अब जैसे ही वह उसे छूता है, वैज्ञानिक के मन में भी कोवर्डेंस की यादें दिखाई देने लगती हैं, जो वैज्ञानिक को गलत काम करने के लिए कहता है, जैसे उसने ब्लैक मांटा से कहा था। लेकिन फिर ब्लैक मांटा यहाँ आ जाता है। वह वैज्ञानिक से ब्लैक ट्रिडेंट लेता है और कहता है, वैज्ञानिक, तुम जानना चाहते थे कि मेरा उद्देश्य क्या है ना? तो सुनो, मेरा उद्देश्य आर्थर और उसके पूरे परिवार को मारना है, और अगर इसके लिए मुझे शैतान से भी निपटना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर हमने देखा कि इस जगह की तलाश करते हुए आर्थर और ऑरम भी यहाँ आते हैं, जो आते ही वैज्ञानिक से मिलते हैं। क्योंकि उसने समझा कि आर्थर और ऑरम अटलांटिस से आए हैं, वह उन्हें बताता है कि उसका उद्देश्य भी अटलांटिस को नष्ट करना है। उसके साथ ही वैज्ञानिक उन्हें ब्लैक ट्रिडेंट के बारे में भी बताता है, और जैसे ही वह उसे छूता है, उसे ट्रिडेंट के मालिक कॉर्डेस की यादें दिखाई देने लगती हैं। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी ब्लैक मांटा की टीम के लोग आर्थर और ऑरम पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोनों भाई मिलकर बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगे। इससे उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लगती है। तभी ब्लैक मांटा वहां आ जाता है। वह अपना पूरा सूट पहनता है और अब वह उन दोनों से लड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच ऑरम गलती से उस ब्लैक ट्रिडेंट को पकड़ लेता है। इसके कारण वह भी कॉर्डेक्स की यादों में खो जाता है। इसलिए इन सब के कारण कुछ समय के लिए ऑरम का ध्यान लड़ाई से हट जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मांटा उन पर हमला कर देता है और उसको चोटिल कर देता है। और अब ब्लैक मांटा उन दोनों से लड़ता है। वह उन पर भारी पड़ने लगता है। अब जब ऐसा लगता है कि ब्लैक मांटा उन दोनों को मार डालेगा, तभी मीरा का पिता यानी राजा वहां आता है, जो आता ही दोनों की मदद करते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर ले जाते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर आ गए और हम उन्हें ब्लैक ट्रिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। आर्थर के पिता अटलांटिस की खोज कर रहे थे। उसके पास भी एक शक्तिशाली ट्रिडेंट था, जो अब उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। लेकिन राजा यानी आर्थर के पिता का भी एक भाई था, जो और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स था।
और उसने यह ब्लैक ट्रीडेंट बनाया था। अब जैसे ऑर्थर के पिता राजा अटलांटिस राज्य पर शासन कर रहे थे, कॉर्डस एक अन्य राज्य पर शासन कर रहा था जो पूरी तरह से अंधकार में राज्य था, यानी वहाँ खतरनाक जीव और राक्षस थे। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। वास्तव में कॉर्डेक्स चाहता था कि वह अटलांटिस का और ही चक्लम चुराए और अधिक शक्तिशाली बन जाए। वह कुछ हद तक ऐसा कर रहा था, लेकिन ऐसा करने से अटलांटिस और अन्य समुद्री प्रजातियां मर रही थी। इसके अलावा अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैली रही थी। अब ऐसी स्थिति को देखकर राजा ऑर्थर के पिता कॉर्डेक्स के खिलाफ खड़े हो गए और उसे यह सब रोकने के लिए कहा। लेकिन कॉर्डेक्स सत्ता के नशे में इतना पागल हो गया था कि अपने भाई राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगा। जैसे ही ऐसा हुआ, दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया। लेकिन युद्ध में राजा ने कॉर्डेक्स को हरा दिया और उसे कैद कर लिया। अब उसे हमेशा के लिए वहां कैद कर दिया गया और कभी बाहर नहीं आता। इसके लिए राजा ने अपने खून का इस्तेमाल किया। नतीजतन कॉर्डेक्स को एक जादुई जेल में बंद कर दिया गया था, जहां से बाहर निकलना संभव है। बाद में ओरम बताता है कि इस समय कॉर्डेक्स यादों के माध्यम से ब्लैक मांटा के दिमाग में फंसा हुआ है, क्योंकि वह उसका उपयोग करके जेल से मुक्त होना चाहता है। यह सुनकर ऑर्थर और ओरम की माँ पूरी तरह बात समझ गई। वह उन्हें बताने लगे कि मुझे कॉर्डेक्स के बारे में पता है और जिस तरह राजा ने उसे कैद करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था, अब जेल से मुक्त होने के लिए उसे राजा की पीढ़ी के व्यक्ति का खून चाहिए। जब भी कॉर्डेक्स मुक्त हो सकता है, उसका मतलब है कि जिनके अंदर राजा का खून है, राजा का खून केवल उनके शाही परिवार के लोगों में से ही हो सकता है। यह सुनकर ऑर्थर समझता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। जाहिर है उसका बेटा ब्लैक मांटा के लिए सबसे आसान लक्ष्य था, जिसे वह आसानी से मार सकता था। इसलिए वह तुरंत अपने घर आता है और देखता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। घर जल रहा था, बच्चा लापता था और वहाँ एक आदमी घायल हो गया था। पूछे जाने पर उस आदमी ने कहा कि ब्लैक मांटा यहाँ आया था, उसने यह सारी तबाही मचाई और तुम्हारे बेटे को ले गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऑर्थर का शक बिल्कुल सही था। इसलिए अब ऑर्थर और ओरम उसके बेटे को बचाने के लिए निकलते हैं। लेकिन इससे पहले उनकी माँ उन्हें समझाती है कि एक बात याद रखना, तुम दोनों भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। वह सीधे ब्लैक मांटा की जगह पर आते हैं और वहां हमला करते हैं, लेकिन एक बड़ा राक्षस उन पर भी हमला करता है। बाकी सभी बच जाते हैं, लेकिन मीरा के पिता वहां फंस जाते हैं। अब ओरम जाता है और उनकी मदद करता है और उन्हें राक्षस के चुंगल से बाहर निकालता है। यह देखकर मीरा के पिता समझते हैं कि जिस ओरम को मैंने हमेशा गलत समझा था, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। अंदर ब्लैक मांटा के पास ऑर्थर का बेटा है। वहाँ वैज्ञानिक भी है जो एक छोटे बच्चे को देखकर उसे बचाने की सोचते हैं। इसलिए वह बच्चे को उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ब्लैक मांटा, जिसने उसे देखा था, वैज्ञानिक पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है और बच्चा छीन लेता है। और अब जैसे ही ब्लैक मांटा उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ऑर्थर यहाँ आ जाता है जो उसे लड़ने की चुनौती देता है। उनकी लड़ाई पहले बहुत तीव्र थी, लेकिन फिर ब्लैक मांटा ऑर्थर पर हावी होने लगता है, क्योंकि वह ब्लैक मांटा नहीं बल्कि उनके अंदर कॉर्डेक्स था। ब्लैक मांटा ने उसे पूरी तरह से पिछाड़ दिया था, लेकिन इस अवसर का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को साथ लेके भाग जाती है। लेकिन फिर ब्लैक मांटा उसे जाते हुए देखता है और अपने ब्लैक ट्रीडेंट से उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रीडेंट मीरा से टकराता, ओरम उसे पकड़ लेता है और इस तरह उसने मीरा और उसके बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे ही ओरम ने ब्लैक ट्रीडेंट को छुआ, कॉर्डेक्स ने उसे मन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह उसे अपने भाई के खिलाफ दिखाने लगता है कि तुम्हारे भाई ऑर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वास्तव में आप ही अटलांटिस के राजा बनने के योग्य हैं, ऑर्थर नहीं। अब ओरम ऑर्थर पर हमला करता है, लेकिन यहाँ ऑर्थर, जिसने सब कुछ समझ लिया था, उसने मुड़कर हमला नहीं किया, बल्कि अपने भाई को समझाना शुरू कर दिया कि होश में आओ और खुद पर नियंत्रण करो।
अब औरम भी यही करता है। जैसे ही उसने खुद पर नियंत्रण किया, उसने अपनी माँ के शब्द भी याद किए कि तुम दोनों भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन इसी बीच कॉर्डेक्स इसका फ़ायदा उठाता है और खुद को मुक्त करना शुरू कर देता है। ऐसा करने से उसका शरीर जीवित होने लगता है। ठीक इसी समय औरम ने ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ दिया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कॉर्डेक्स ने खुद को पूर्ण जीवित करके मुक्त कर लिया था। और अब कॉर्डेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर उस पर अपने ब्लैक ट्राइडेंट से हमला करता है। लेकिन कॉर्डेक्स आसानी से उसके अपने ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और आर्थर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले आर्थर अपने ट्राइडेंट की मदद से उसके ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ देता और कॉर्डेक्स पर वार करता है, जिससे अंततः उसे उसके ट्राइडेंट के साथ मार दिया जाता है। जैसे ही यह खत्म हो गया, पूरा स्थान नष्ट होने लगा। धीरे धीरे यह सारी जगह टूटने लगी और फिर ब्लैक मांटा उसके नीचे दब जाता है। लेकिन इसी परेशानी में आर्थर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मांटा मना कर देता है, धन्यवाद कहते हुए, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद लेने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इस कारण से ब्लैक मांटा वहां मर जाता है क्योंकि आर्थर और उसके अन्य साथी वहां से चले जाते हैं। यहाँ आर्थर औरम से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें अब किसी जेल में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम कहेंगे कि तुम्हें यहाँ मार दिया गया है। और अब जब तुम यहाँ से जाओ और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो। इसके बाद औरम पूरी तरह से आर्थर को अपना भाई मान लेता है। और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो। इसके बाद औरम पूरी तरह से आर्थर को अपना भाई मानने लगता है क्योंकि उनकी गलतफहमियां दूर हो गई। और कॉर्डेक्स ने कहा कि तुम ठीक उसी तरह के राजा हो जिसकी अटलांटिस को जरूरत है, यह तुम्हारा राज्य है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने लाता है। बाहरी दुनिया में आकर वह इस राज्य के बारे में सब कुछ बता देता है। उसने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस की तकनीक को दुनिया के साथ साझा करेंगे ताकि हम मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकें। आर्थर की ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी, यानी वह अटलांटिस और बाहरी दुनिया में दोनों जगह रहता था। फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।